हम परिवहन पर बात कर रहे थे और उसमें अब हमारा आता है पाइपलाइन परिवहन। देखिए, पाइपलाइन परिवहन परिवहन का एक नवीनतम साधन है। शुरुआत में हम पाइपलाइन के माध्यम से, आप देखते होंगे, हम जल का ही परिवहन एक स्थान से दूसरे स्थान को करते थे। सीवरेज लाइन है वो पाइपलाइन के माध्यम से ही होता है। दूसरी चीज है, पाइपलाइन के माध्यम से हम प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम पेट्रोलियम में क्रूड ऑयल अर्थात कच्चा पेट्रोल पदार्थ और निर्मित जो हमारा तैयार पेट्रोलियम पदार्थ है उसका आयात निर्यात है अर्थात मार्केट तक है वो पहुंचाने का कार्य किया जाता है। कुछ ठोस पदार्थों को भी स्लरी के रूप में है तैयार करके है उसको परिवहन के रूप में है प्रयोग किया जाता है। 1980 के दशक में हम बात करते हैं तो इसमें हमारे यहाँ पर जो इसकी लंबाई है 5000 किलोमीटर की आसपास थी, जो कि 2010 में बढ़कर के पाइपलाइन की जो लंबाई है वो 10,000 किलोमीटर हो गई है। कुछ पाइपलाइन परियोजनाएं हमारी अंतर्राष्ट्रीय हैं जो अन्य देशों के साथ है, जैसे तापी है, और बहुत सारी पाइपलाइन हमारी देश के अंदर है। अब उसमें से सबसे पहले हम देखते हैं कि पाइपलाइन परिवहन इतना महत्वपूर्ण क्यों है। तो महत्व के कारण, देखिए, शुरुआत में इसकी लागत अधिक होती है लेकिन उसके बाद में लागत कम होती है। तो पहला है सस्ता परिवहन। कई बार पूछ लेता है, अर्थात पाइपलाइन है वो सस्ता परिवहन का साधन है। फिर दूसरा है सुगम परिवहन। कोई ट्रैफिक जाम नहीं होता, कोई आंधी तूफान बाढ़ का कोई प्रभाव इसके ऊपर नहीं पड़ता है। फिर है कैसा भी विभाग हो अर्थात उबड़ खाबड़ भूभाग में पाइपलाइन बिछाना है वो संभव है, अर्थात किसी भी क्षेत्र में है वो आपका आसानी से बिछाया जा सकता है। नेक्स्ट है ऊर्जा की बचत। क्योंकि ऊर्जा खर्च है वो नहीं होता, बहुत ही कम मात्रा में आपका होता है। नेक्स्ट है ये आपका दोनों क्षेत्रों में पाइपलाइन है, जल क्षेत्र में बिछाई जा सकती है, जल में भी बिछाई जा सकती है। उसके बाद है इसमें समय की बचत होती है। नेक्स्ट कि आपका प्रदूषण, कम प्रदूषण, ये सारे महत्व हैं हमारे पाइपलाइन परिवहन के। कुछ देखते हैं कठिनाइयाँ क्या हैं, भाई इसकी सीमाएं क्या हैं। मैंने कहा ये सबसे महंगा परिवहन है। दूसरा क्या है कि जब इसमें रिसाव होता है, चोरी की घटना है, जब रिसाव होता है तो इसमें रेडियो एक्टिव पदार्थ डाला जाता है तो उसकी किरणों को डिटेक्ट करते हैं तो उससे रेडियो एक्टिव प्रदूषण फैलता है। नेक्स्ट है ये महंगी तकनीक है। दूसरा है क्योंकि इसको स्थल और जल में बिछाया जाता है, कई देशों के मध्य में है, पारगमन शुल्क देना पड़ता है, तो बहुत सारी कुछ आपकी समस्या है। फिर है भारत में पाइपलाइन। देखिए, पाइपलाइन मैंने बताया था जब हमने खनिज पढ़ाए थे कि सबसे पहले जो पेट्रोलियम की खोज हुई वो आपका डिगबोई में हुई। डिगबोई से है क्योंकि अब पेट्रोलियम होगा तो वहाँ से कोई रिफाइनरी तक है आपका लाया ले जाया जाएगा, तो वहीं से पेट्रोलियम पदार्थों को है आपका दूसरे स्थान तक है वो आपका लाया गया, अर्थात असम में है गुवाहाटी, बरौनी, इलाहाबाद, कानपुर तक है इसको लाया गया। तो सबसे पहले है नहर कटिया नूनमती, नहर कटिया
नूनमती, बरौनी आपकी पाइपलाइन जो कि 443 किलोमीटर की लंबाई में थी। उसके जो आगे हैं इसको नूनमती से 724 किलोमीटर की लंबाई तक है बरौनी तक फैलाया गया। उसके बाद है इसे कानपुर तक है वो आपका लाया गया। तो ये था आपका। दूसरा है अगला गुजरात में। देखिए गुजरात में है अंकलेश्वर और कोयली क्षेत्र है वो कैसे हैं, कोयला क्षेत्र है आपके सॉरी पेट्रोलियम क्षेत्र है, अर्थात अंकलेश्वर जो पेट्रोलियम क्षेत्र से है वहां से कोयली कहां पर है, गुजरात में है, वो आपकी पेट्रोलियम की जो लाइन है वो आपकी डाली गई। उसके बाद हम बात करते हैं कलोल क्षेत्र। उसके हम बात करते हैं सलाया से जो आपका सलाया से हजीरा, और आपका वहीं से देखेंगे तो आपका जो मथुरा रिफाइनरी है वहां तक आपका पेट्रोलियम का पहुंचा है, अगर पहुंचाने का कार्य आपका किया जाता है। मथुरा 1256 किलोमीटर। दूसरी चीज आती है मुंबई हाई से अंकलेश्वर होते आपका पाइपलाइन, जो कि मुंबई हाई से लिया हुआ जो पेट्रोलियम पदार्थ है उसको अलग अलग क्षेत्रों में आपका पहुंचाया जाता है। मुंबई हाई से है आपका बात करते हैं तो मुंबई के तट के पास या आपका जो तटीय क्षेत्रों में है 210 किलोमीटर की लंबाई में पहुंचाया जाता है। फिर है आपका HBJ हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन जो कि 1750 किलोमीटर की लंबाई में है, जो कि प्राकृतिक गैस है उर्वरक कारखानों के लिए उपलब्ध कराती है, जो कि गुजरात से लेकर के है आपका उत्तर प्रदेश राजस्थान है उनके लिए उर्वरक कारखानों के लिए गैस है वो आपका उपलब्ध कराता है। उसके बाद ये था हमारा प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस के साथ हम अगला लेते हैं हमारा जल परिवहन। जल परिवहन देखिए वाटरवेज हमने बात की थी। जल परिवहन दो प्रकार का होता है, एक इनलैंड वाटरवेज और एक आपका होता है ओवरसीज। देखिए भारत में है, हम ओवरसीज की बात नहीं कर रहे, हम इनलैंड की बात कर रहे हैं। तो भारत में 14,500 किलोमीटर लंबा जलमार्ग है वो परिवहन योग्य है। कितना है, जिसमें से 3700 किलोमीटर का है वो बड़े जलयान चलने योग्य है आपका जलमार्ग का क्षेत्र है। इसके विकास और रखरखाव के लिए आपका अंतःस्थलीय जलमार्ग प्राधिकरण आपका अर्थात IWAI इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना है वो की गई। और कब की गई, 27 अक्टूबर 1986 को, 27 अक्टूबर 1986 को की गई और इसका मुख्यालय नोएडा में है। दूसरी चीज है कि भाई आपका जो जल परिवहन के लिए 6 मार्ग हैं वो आपके बनाए हुए हैं, वो कौन कौन से उस पर हम बात करते हैं। नंबर 1 है नेशनल वाटरवेज नंबर 1। ये आपका गंगा नदी पर है जो कि 1620 किलोमीटर की लंबाई में है। आपका 1620 किलोमीटर की लंबाई में है गंगा की। जो सहायक मैंने बताया होगा, दो आपकी नदी हैं मुख्य शाखा बन जाती है, एक हुगली हो जाती है, एक आपकी भागीरथी होती है।
ये इलाहाबाद से हल्दिया के मध्य है। इलाहाबाद से हल्दिया। दूसरा है राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी पर है। ये किस पर है? हुगली पर। आठ सौ 91 किलोमीटर की लंबाई में है और ये धुबरी से सदिया के मध्य। कहां से कहां है आपका? आपका सदिया से धुबरी के मध्य है। अगला है आपका राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3 और जो है आपका कोल्लम से कोट्याटम। कोल्लम से कोट्याटम 205 किलोमीटर की लंबाई में है, जिसके 3 पार्ट हैं। कोल्लम से कोट्याटम है 3 है, जिसमें पश्चिमी तटवर्ती नहर 168 किलोमीटर की लंबाई में है। तटवर्ती नहर। नेक्स्ट है चमकारा और नेक्स्ट है आपका उद्योग मंडल। 14 किलोमीटर में है चमकारा और 23 किलोमीटर की लंबाई में है उद्योग मंडल नहर। ये आपकी 205 किलोमीटर की लंबाई में है। उसके बाद में है आपका काकीनाडा से पद्दुचेरी। काकीनाडा से पद्दुचेरी 1078 किलोमीटर की लंबाई में है, जो कि पूर्वी तट पर है और ये आपकी गोदावरी कृष्णा नदी की घाटी में स्थित है। नेक्स्ट है आपका तलचर से पारादीप। नेशनल वाटरवेज 5 तलचर से पारादीप। तलचर से जो पारादीप है वैसे आपका 623 किलोमीटर की लंबाई में है, लेकिन आपकी उसमें दिया है 588 किलोमीटर की लंबाई में। ये आपकी जो ब्राह्मणी नदी है वहां पर है। तलचर से धमरा प्रखंड है, उसके बाद है चरबटिया है, तो वहां पर है। उसके बाद है नेशनल वाटरवेज 6, ये असम में है। असम में बराक नदी पर है और ये आपका 121 किलोमीटर की लंबाई में लखीमपुर से भंगा के मध्य। ये था हमारा जल परिवहन। अगली बार और बात कर लेते हैं हम वायु परिवहन। वायु परिवहन एयरवेज। देखिए, वायु परिवहन है सबसे तीव्रतम परिवहन का साधन है, जो कि इसने है दूरियों को किलोमीटर से घटा करके है आपका घंटों में मिनटों में कर दिया है। और भारत में वायु परिवहन की शुरुआत है कब हुई? 1911 में। और जो आपका इलाहाबाद से नैनी के मध्य है 10 किलोमीटर की लंबाई में। इलाहाबाद से नैनी के मध्य 10 किलोमीटर की लंबाई में है डाक सेवा।
की शुरुआत है वो आपकी की गई, लेकिन इसका वास्तविक रूप से विकास है वो भारत में स्वतंत्रता के बाद है वो आपका हो पाया। दूसरी चीज है कि भारत में है जो वायु परिवहन है, उस परिवहन को इसका जो वास्तविक रूप से विकास है 1953 में जब राष्ट्रीयकरण किया गया, राष्ट्रीयकरण जब देश स्वतंत्र हुआ तो उस समय 4 परिवहन की अर्थात वायु परिवहन की है वो कंपनियां हुआ करती थी। उसमें है इंडियन नेशनल एयरवेज हुआ करता था, एयर सर्विसेज आपका था, भारत एयरवेज था, हिमालयन एविएशन था, उनको मर्ज कर किया गया। उसके बाद में है पवन हंस है, हेलीकॉप्टर सेवा है, पर्वतीय क्षेत्रों में उपलब्ध कराता है। पेट्रोलियम के क्षेत्रों में भी, खोज के कार्यों में भी पवन हंस है वो आपका ये सेवा उपलब्ध कराता है। और एक हमने मुक्त आकाश नीति 1992 में है, मुक्त आकाश ओपन स्काई पॉलिसी है वो शुरू की गई, जिसके माध्यम से है जो हमारे घरेलू उत्पादक हैं उनको प्रतिस्पर्धा के क्षेत्र में है आगे लाया जा सके। देश में 2 कंपनियां वायुयान आपका वायु सेवा उपलब्ध कराती, एक आपका एयर इंडिया और एक इंडियन एयरलाइंस। इंडियन एयरलाइंस घरेलू सेवा के लिए करती थी और आपका एयर इंडिया है विदेशी। लेकिन बाद में है दोनों कंपनियों को है 2005 में मर्ज कर दिया गया और अब उन 2 आपकी कंपनियां हैं द इंडियन अर्थात अब एयर इंडिया के नाम से ही आपका है वायु परिवहन की सेवा उपलब्ध कराती है। वायु परिवहन की सेवा है हमारे देश में कई तरह के आपके हवाई अड्डे हैं, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं, आपके बड़े हवाई अड्डे हैं, मध्यम श्रेणी के हैं और लघु श्रेणी के हवाई अड्डे हैं। भारत का जो सबसे पहला ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट कौन सा है? हैदराबाद। ग्रीनफील्ड किस आधार पर? जहां प्रदूषण की मात्रा है वो हमारी सबसे कम है। बड़े बड़े में बात करते हैं तो आपका मुंबई का है, आपका छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, इसकी बात करते हैं दिल्ली का इंदिरा गांधी हवाई अड्डा, आपका नेताजी सुभाष चंद्र हवाई अड्डा, मीनाक्षी हवाई अड्डा, अमृतसर का राजा सांसी हवाई अड्डा। तो इस तरह के आपके बड़े बड़े हवाई अड्डे हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रों के लिए है, विमान सेवा है वो आपके उपलब्ध कराते हैं। उसके बाद थोड़ा सा और है, हमारे बात कर लेते हैं कि हमारे जो एयरपोर्ट हैं और उसके साथ साथ एयरपोर्ट पर हमने बात की कि 4 श्रेणी के हैं। उसके बाद है हम अगले वीडियो में फिर बात करेंगे कि भारत की तटवर्ती सीमा और उसके बंदरगाह।